हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी शाम के 7 बजे हैं और हम अपनी क्लास को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सभी लोग आ जाइएगा, क्लास को समझिएगा अच्छी तरह से। अच्छे क्वेश्चनों के साथ में हम डील कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही हमें उत्तर प्रदेश पुलिस में यही क्वेश्चन हमें क्या बनाएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पास कराएंगे। और लगातार अगर आप सीरीज को देख रहे हैं तो देखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा यहाँ पर 8 होने वाला है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 7 हो चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले आप उनको जाके देखिएगा, उसके बाद पर हम यहाँ पर भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, जिससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन हमने अभी तक आपको पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोबारा से, तो उसके लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट निकल के आएगा कि वो तो हमने पहले पढ़ा था। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं साथ में, यानी कि 38 क्वेश्चनों के साथ में हम पढ़ाई कर रहे हैं। हर क्लास में 38 क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात हम करें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बताए हैं उनके डिटेल एनालिसिस में। ठीक है, तो वहां से आप पहली क्लास से स्टार्ट करिएगा और 7 8 क्लास तक आप लगातार देखिएगा। और लगातार हम शुरू ही कर रहे हैं, एक नया सेगमेंट अभी लेके आ रहे हैं। जैसे अभी हमारा एक सेगमेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। ठीक है, बात अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर भी बात की जाएगी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे किस होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज होंगे। कैसे होंगे? आपके चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके कम से कम 15 क्लासें अलग से रहेंगी। और बाकी आपका प्रैक्टिस सेट डेली 7 बजे आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 1.5 घंटे जीके के लिए देते हैं तो आपका पेपर एकदम सॉलिड तरीके से आप 38 में से मिनिमम 38 तो करेंगे ही। मैं तो कहता हूं मिनिमम ही 38 है आपके लिए, लेकिन 35 क्वेश्चन आप मिनिमम कर देंगे पेपर में। ठीक है, तो जीके सबसे कठिन परिश्रम है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे ज्यादा है जीके के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी तक की जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये श्रृंखला भी हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसकी क्लास आपकी मॉर्निंग पर रहेगी, यानी कि सुबह रहेगी, और शाम को आपके प्रैक्टिस सेट की क्लास रहेगी। तो दोनों क्लासें हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्लास है आज का हमारा? तो आज के क्वेश्चनों के साथ में हम आपके सामने आगे बढ़ते हैं। और आज के क्वेश्चन हमें क्या क्या सिखाते हैं। पहला प्रश्न है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है? ठीक है, एडमिरल कप जो है वो किससे संबंधित? मुक्केबाजी से, चक से है, बिलियर्ड से है, या नौकायान से है? तो किससे संबंधित है? आपके नौकायान से संबंधित है। किससे संबंधित है? नौकायान से। जैसे एडमिरल कप है, वैसे ही एक कप और भी होता है जिसे कहते हैं बेलिंगटन। क्या होता है? बेलिंगटन कप भी होता है, जो कि आपके नौकायान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? नौकायान से संबंधित होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कप आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत लग के आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को सबसे ज्यादा आजकल पेपर में ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो स्टैटिक जीके ही चल रही है हमारी। प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट में जीके के सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन आते हैं। और डेली हम कितने प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं? यानी कि 7 हम अभी तक देख चुके हैं, आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखिएगा, इससे पहले भी आपने कई बार राष्ट्रपति को पढ़ा है। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि आपने जो भी प्रीवियस, यानी कि जो भी पुरानी क्लासों में पढ़ा है उसका आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें। अगर आप अभी रिवीजन उसका कर लेंगे तो उम्मीद रखिएगा कि लगातार आपके समक्ष ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं प्रस्तुत करूंगा जो बिल्कुल आपके पेपर में आएंगे। क्योंकि पेपर में अब सरल नहीं आते, पुराने क्वेश्चन पेपर में आने वाले नहीं हैं। तो पुराने क्वेश्चनों को और भी अच्छी तरीके से बनाया जाए तो वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अन्यथा वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपने बहुत बेकार सी किताबों से पढ़े हैं। तो डेली मैं तो कहता हूँ सिर्फ 1.5 घंटा डेली दे दीजिएगा किसको? जीके को। और 1.5 घंटे में आपकी जीके में कम से कम 38 में से 35 क्वेश्चन आपके आपको सफलता दिला के ले जाएंगे जीके और जीके जीएस की। ठीक है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? आपको पता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि अगर आर्टिकल नंबर हम 52 की बात करें, आर्टिकल नंबर 52 की बात करें तो क्या कहता? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 52 हमें बताता है।
यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ऐसा नहीं क्या होगा, यहाँ पर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यहाँ पे कट करके लिख लीजिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि पूरे भारत में एक ही राष्ट्रपति होता है जो कि देश का पहला नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक है। कैसा नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक है, ठीक है। तो देश का प्रथम नागरिक है आपके। उसके बाद अगर आर्टिकल नंबर बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 53 की बात करेंगे, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि कह सकते हैं जो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, तो तीन सेनाओं का जो सेनापति होता है वो कौन होता है, वो भी आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। आर्टिकल नंबर 53, आर्टिकल नंबर 52 और आर्टिकल नंबर अगर 61 की बात करेंगे राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस पर लगती है, आपके राष्ट्रपति पर लगती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आपके आर्टिकल नंबर 61 में आती है। यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, आपके राष्ट्रपति में निहित होगी। और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी कौन होगा, राष्ट्रपति आपका होगा। 61 आपके महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया को संविधान के किसी भी भाग में, यानी कि संसद के किसी भी सभा में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में पारित कर सकते हैं, किसी एक में पारित कर सकते हैं, यानी किसी भी सदन में पारित कर सकते हैं। तो देखिएगा भारत के पहले राष्ट्रपति भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। उसके बाद एस राधाकृष्णन आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, 64 के अंतर्गत। तो 63 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर अगर 63 की बात करें तो भारत में क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद, 63 में क्या कहता है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है। और आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है आपसे, 64 ये कहता है कि भाई राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो राज्यसभा के पहले पदेन सभापति और उपराष्ट्रपति आर के नारायण नहीं, आंसर क्या होगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्या आंसर होगा आपके, नीलम संजीव रेड्डी वो व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। इनके अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, ठीक है। तो निर्विरोध चुने गए थे, क्या कहते हैं इन्हें हम, संजीव रेड्डी। देखिएगा राष्ट्रपति जितनी बार भी मैंने आपको पढ़ाया है, हर बार मैंने कुछ ना कुछ आपको अलग ही पढ़ाया है राष्ट्रपति में, ठीक है। तो हर बार मैं आपको अलग ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और भी अगर बात करें आर्टिकल नंबर 72, क्या आपके क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल नंबर 72 क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल नंबर 123 अध्यादेश जारी कर सकता है, आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और एक आर्टिकल जिसे हम बहुत यूज करते हैं, संविधान में भी यूज बहुत होता है, लेकिन आपकी निजी लाइफ में भी यूज होता है, 143। क्या होता है 143, तो भाई 143 में क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का सलाह क्षेत्र आता है, किसके अंतर्गत, 143 के अंतर्गत। आप भी किसी से क्या लेंगे, 143 के अंदर सलाह लेंगे कि वो प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी आपके लिए क्या है, सलाह है, ठीक है। तो देखिएगा 143 जैसे संविधान में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, सलाह मानना या ना मानना उसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम किसी से 143 कहते हैं तो उसकी सलाह ही हमारे लिए जुड़ी होती है, वो हम माने या ना माने, या वो आपकी सलाह माने या ना माने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। याद रखिएगा कौन आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी वो व्यक्ति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। कैसे चुने गए थे, निर्विरोध आपके चुने गए थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि अर्थशास्त्री कौन थे, कौन थे अर्थशास्त्री, नीलकंठ रथ,
प्रोफेसर जे.के. मेहता, बी.एन. गाडगिल, या अगर बात करें अमर्त्य सेन, कौन थे आपके? तो आंसर लगा सकते हैं प्रोफेसर जी.के. मेहता। क्या होगा? प्रोफेसर जी.के. मेहता। अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जो कौन आपके भारतीय, प्रथम व्यक्ति भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था। लास्ट ईयर यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि जिन्हों को या जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज? तो नोबेल प्राइज की अगर बात करेंगे तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। तो नोबेल पुरस्कार 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। किसको मिला था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, और प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राइट, याद रखिएगा। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो आपका होता है वो आपकी कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? ठीक है, कितनी श्रेणियों में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ये बात भी समझिएगा। तो श्रेणियां आपके 6 क्षेत्रों में, कितने? 6 क्षेत्रों में। तो पूछा जा सकता है कि 6 क्षेत्र वो कौन से होते हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिएगा कि 6 क्षेत्र आपकी अगर बात करें तो भौतिकी, क्या हो गया? भौतिकी हो गया, रसायन आपका हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे आपके अर्थशास्त्र, इस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, फिर शांति के क्षेत्र में, इसमें शांति के क्षेत्र में, और अगर हम बात करेंगे यहां से तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य में पहला नोबेल किसे मिला, ये मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको मैं ये सब कुछ बता चुका हूं कि पहला नोबेल किसे मिला था। ठीक है, देखिएगा भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल सीवी रमन को मिला था 1930 में। साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। कब मिला था? 1913 में। मदर टेरेसा को मिला शांति में। अर्थशास्त्र के लिए आपने यहां देखा है, ठीक है, के वेंकट रमन को 1983 में मिला था। इसके लिए रसायन विज्ञान के लिए और चिकित्सा विज्ञान के लिए अगर बात करें तो हरगोविंद खुराना को मिला था। ठीक है, किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को मिला था। तो 6 क्षेत्रों में आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, कितने क्षेत्रों में मिलेगा? 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिलेगा। किसकी याद में दी जाती है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट, आपने अगर बॉर्डर मूवी को देखा होगा तो आपने वहां पर देखे होंगे कि डायनामाइट यानी कि माइन जो होते हैं उन्हें डायनामाइट कहते हैं। ठीक है, तो उस मूवी में दिखाए जाते हैं आपके डायनामाइट, यानी कि व्यक्ति के वजन से नहीं फटते, बहुत टन यानी कि कुंटलों का वजन चाहिए होता है तब डायनामाइट फट जाते हैं। तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसने डायनामाइट की खोज की थी? तो याद रखिएगा, किसने खोज करी थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया गया था। अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं कि पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्थापना 1895 में हुई थी। किसे मिला था? तो एक्स किरणों के खोजकर्ता, किसे? एक्स किरणों के खोजकर्ता, उन्हें मिला था पहला नोबेल पुरस्कार। प्रश्न मैंने इसलिए कंप्लीट नहीं किया क्योंकि ये आपको बताना है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों के लिए सबसे पहला नोबेल दिया गया 1901 में। किसे मिला था? ठीक है, ये आपको बताना है कि किसे मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? मेहता जी होंगे इसके। अमर्त्य सेन, लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं सूर्य का प्रतिदीप्ति मान अमुक जिसे हम देखते हैं कहलाता है। तो सूर्य का प्रतिदीप्ति क्या होता है जिसे हम देखते हैं, क्या कहलाता है आपका? ठीक है, वर्णमंडल कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, या वातावरण कहलाता है, या आपका स्थल मंडल कहलाता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है तो प्रतिदीप्ति, यानी कि सूर्य कैसा है? प्रतिदीप्ति है सूर्य।
सूर्य की अगर बात करेंगे तो सूर्य में दो गैसें आपके होती हैं, एक तो होती है आपके हाइड्रोजन और दूसरी आपकी हीलियम। वैसे तो बहुत सारी और भी गैस होती है, कि 75% और 25%। ठीक है, वैसे 24 पॉइंट में होती तो और भी गैसें आपकी हो सकती हैं। सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सूर्य के अध्ययन को कहते हैं हेलियोसिस्मोलॉजी। हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी सूर्य का अध्ययन कहलाता है। अब सूर्य से आने वाली किरणें को क्या कहते हैं? तो सूर्य से जो किरणें आती हैं उन्हें हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जो सूर्य से आती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने पूछा था एक्स किरणों की खोज किसने की थी। ठीक है, इन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें कहती है। तो इन्हें अवशोषित करने का कार्य जो करती है वो क्या करती है? आपकी ओजोन परत करती है। कौन करती है? ओजोन परत इन्हें अवशोषित करने का कार्य करती है। और ये जो ओजोन परत है ये कहाँ पाई जाती है? आपके स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है भाई? ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कितना अवशोषित कर लेती है? तो 98% भाग को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ओजोन परत, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो हम ओवरऑल अगर सेकंड में बात करें तो हम 500 सेकंड कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 500 सेकंड कह सकते हैं कि ओवरऑल 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर हम बात करें यहां से, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ठीक है, तो सूर्य का प्रतिदीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? तो सिंपल सी बात है, प्रकाश मंडल के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें यहां से कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ तो गई, तो सूर्य की किरणें अवशोषित करती है किसको? पराबैंगनी किरणों को, राइट। ओजोन परत की बात करेंगे तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था, लास्ट क्लास में, कि भाई ओजोन परत की इकाई को किससे मापते हैं? तो ओजोन परत की इकाई को हम डॉप्सन से मापते हैं। ओजोन परत की इकाई को हम किससे मापते हैं? डॉप्सन से अब ओजोन परत की इकाई को मापते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे। ठीक है, इसी का एक छोटा भाई होता है जिससे कहते हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा की अगर बात यहां पर कर लें कि जो सेलेनोलॉजी, चंद्रमा का दिन क्या कहलाता है? सेलेनियोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा का दिन। तो चंद्रमा क्या है? एक प्रश्न आता है आपके पेपर में, तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, जिसे हम कहते हैं उपग्रह। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का। तो पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, यानी कि कह सकते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 23 सेकंड का 63 सेकंड का, यानी कि 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। 63 सेकंड, यानी कह सकते हैं 1 मिनट 63 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 63 सेकंड का समय लगता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चंद्रमा तो मैंने बात कर ली है, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। ठीक है, अब देखिएगा वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। उसके बाद कौन सी पाई जाती है? आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक दूसरी पाई जाने वाली गैस है। तीसरी आपकी एकमात्र अक्रिय गैस है जिसे हम कहते हैं आर्गन। और चौथी सबसे अधिक मात्रा में आपके कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबका आप एकदम नंबर बन करके आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको यहीं से टोटल समझ में आ जाएगा, वो भी आपका ठीक है। जो चीजें आपको पता है वो आपको नोट्स में नहीं लिखनी है। तो जो चीजें आप लोग जानते हो वो आपको नोट्स में नहीं लिखनी है। ठीक है, और जो चीजें आप नहीं जानते हो, जो चीजें आपके लिए नहीं आ रही हैं, उनको आप नोट्स में लिखिएगा। सभी कुछ नया है तो सभी को लिखिएगा, क्योंकि पेपर से पहले हमें रिवीजन करना ही करना है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
तो रिवीजन करना है हमें। ठीक है, अब देखिएगा नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी ऐसी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी नदी है दूसरी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा की बात करेंगे तो देखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी लिख लीजिएगा। कल मैंने सबसे लंबी दूसरी सबसे लंबी नदी आपको बताई थी, सबसे लंबी नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है आपकी, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक, अब सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। तो देखिएगा पूरे भारत में दो ऐसी नदियां हैं, एक तो आपके नर्मदा और दूसरी आपकी ताप्ती। ठीक है, नर्मदा व ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो आपके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं आपकी दो नदियां। ठीक है, अब देखिएगा यहां से प्रश्न है कि दूसरी कौन सी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो एक तो आपको पता चल गया, एक तो आपके नर्मदा है, नर्मदा कहां से निकलती है आपकी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखिएगा इसमें कौन सी नदी है, बेतवा नदी है क्या, ताप्ती नदी है, बिल्कुल नहीं निकलेगी ताप्ती। महानदी आपकी नहीं निकलेगी। पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है आपकी महानदी। कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। कल मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक मतलब पढ़ा दिया था कि नदियों से संबंधित हर पॉइंट को मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, महानदी की अगर बात करेंगे, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को कहाँ का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो नर्मदा व ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो आपके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है, यानी कि अग्नि कब ज्वलनशील नहीं हो पाती है। ठीक है, बताइएगा। तो अग्नि कब ज्वलनशील नहीं होगी, हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। एक बात समझिएगा कि वायुमंडल आपका होता है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी, अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आपकी क्या आती है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद क्या आती है आपकी, ऑक्सीजन। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं कि आपके ओवरऑल, अगर यहीं पे बात करूं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में आपके ऑक्सीजन, कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दूसरी सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, तो सिलिकॉन, जो कि अर्धचालक है, सिलिकॉन पाई जाती है, राइट। तो अब यहाँ पे प्रतिशत देखिएगा, ए 78% होती है, और ए आपका जो प्रतिशत होती है वो आपके 21 यानी कि 20.9% होती है। अगर मैं बात करूं तो 46 से 49% होगी। ठीक है, और आपके सिलिकॉन होगी आपके 26 से 27% यानी कि 26% होती है। तो इसमें है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, तो अग्नि कब ज्वलनशील नहीं होगी, ये प्रश्न है। तो कब भाई ज्वलनशील नहीं होगी, ये बात तो समझिएगा कि जब हवा में 30% से कम हो। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि ऑक्सीजन अगर, ठीक है, अगर ऑक्सीजन अगर 15% से कम है तो अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी। ठीक है, अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी। देखिएगा केमिस्ट्री, यानी कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का पिता कहते हैं एंटोनियो लेवेजियर। क्यों कहते हैं ये बात पता है सभी लोगों को, अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे होंगे तो आपको ये बात पता है कि एंटोनियो लेवेजियर को क्यों कहते हैं केमिस्ट्री का पिता। देखिएगा ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, जोसेफ प्रेस्टले ने की थी। ऑक्सीजन को खोजा था जोसेफ प्रेस्टले ने, लेकिन दहन में ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, दहन में
ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? O2 की खोज किसने करी थी? तो दहन में ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? ये प्रश्न है। तो दहन में ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? एंटोनियो लेवेजियर ने करी थी। यानी किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखिएगा, अगर जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वहां पर वो चीज जलेगी नहीं। जैसे आपने कहा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कभी शमशान भूमि गए होंगे, तो आजकल मॉडर्न शमशान भूमि बन चुकी है, ठीक है। अंदर अगर उसमें उसके सब चारों तरफ से उसे बंद कर दिया जाए बॉडी को, तो वो नहीं जलेगी, इसलिए उसे खुला रखा जाता है और उस पर पंखा चलाया जाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन जरूरत होती है। तो दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसने बताया था? लेवेजियर ने बताया था। केमिस्ट्री का पिता कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्टले ने की थी। किसने करी थी? जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज करी थी। तो हवा में अगर ऑक्सीजन 15% से कम है, कितनी? 15% से अगर कम है, तो वह ज्वलनशील अग्नि नहीं होगी। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यूपीएसआई में एक प्रश्न पूछा गया था, इसमें यूपीएसआई में पूछा गया था ये प्रश्न। आपके सीटेट के एग्जाम, जो सीटेट एग्जाम आपके आता है, उसमें आपके ईबीएस के अंतर्गत कई बार पूछा गया था, ठीक है। तो देखिएगा, ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा, विभिन्न एग्जामों के प्रश्न ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे, विभिन्न एग्जामों के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए निम्न में से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी? किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी? ठीक है। तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? ठीक है, देखिएगा, भारत में सबसे पहले कौन आए? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में कौन आए? आपके फ्रांसीसी आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके फ्रांसीसी आए, ठीक है। अब ये दोनों व्यक्ति में से सबसे पहले गया कौन? तो सबसे बाद में फ्रांसीसी आए और सबसे पहले भारत से कौन गए? फ्रांसीसी ही गए। तो सबसे पहले फ्रांसीसी नहीं आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आए और सबसे पहले भारत से फ्रांसीसी चले गए। अब फ्रांसीसियों से मदद किसने मांगी? संभाजी ने मांगी, शिवाजी ने मांगी, या हैदर अली ने मांगी, टीपू सुल्तान? देखिए, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। और शिवाजी की बात अगर करेंगे तो शिवाजी के समय में अष्टदिग्गज रहते थे, जो कि बहुत विद्वान थे, अष्टदिग्गज। अब मैं आपसे इतनी बात पूछना चाह रहा हूं कि क्या शिवाजी के समय अष्टदिग्गज रहते थे या शिवाजी के समय अष्टप्रधान रहते थे? कई बार मैंने आपको बताया, शिवाजी के समय अष्टदिग्गज रहते थे या शिवाजी के समय अष्टप्रधान रहते थे, ठीक है। और आपको मैंने कई बार बताया, एक बार नहीं बताया, कई बार बताया कि शिवाजी के समय कौन रहता था? अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टप्रधान रहते थे। देखिएगा, अष्टदिग्गज आपके कृष्ण देवराय के समय रहते थे, कृष्ण देवराय के समय रहते थे। इनका शासनकाल था 1520 से लेके 1529। अष्टप्रधान किसके समय रहते थे? तो अष्टप्रधान अगर बात करेंगे तो अष्टप्रधान आपके शिवाजी के समय रहते थे। किसके समय रहते थे? शिवाजी के समय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, ठीक है। हैदर अली पुत्र था, तो फ्रांसीसियों की सहायता किसने मांगी थी? ब्रिटिश सुल्तान ने सहायता मांगी थी ब्रिटिशों को खत्म करने के लिए फ्रांसीसी से, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और 1799 में मृत्यु हो गई, ठीक है। किसकी? टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी। याद रखिएगा, मैसूर, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी, ओके। तो मैसूर का शेर कहते थे किसको? टीपू सुल्तान को, ठीक। याद रखिएगा, हिस्ट्री पर हम पूरी तरीके से बात करेंगे आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, देखिएगा, ठीक है। तो ये लाल प्रकाश है, यानी कि प्रकाश की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? प्रकाश, है ना, प्रकाश की बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एक पॉइंट को इसमें अच्छे से समझिएगा। पूरा प्रकाश आपको मैं बता दूंगा तो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखिएगा, प्रकाश से एक प्रश्न बनता है कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे हैं?
ठीक है, ऐसा प्रश्न बनता है। देखिए प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, पहला प्रश्न तो ये बनता है हमारे पास में। ठीक है, तो प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये याद रखिएगा, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन निर्वात में चाल करता है, और निर्वात में जो उसकी चाल होती है वो होती है 3.8 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वो किस में होती है, आपके निर्वात में होती है। उसके बाद देखिएगा चाल लगातार होती है, जैसे कांच हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब में प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश में किसी माध्यम की जहां आवश्यकता नहीं होती, तो प्रकाश कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और अनुप्रस्थ तरंगों को हम वैद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कह सकते हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कह सकते हैं। तो प्रकाश तरंग कैसी है, आपकी वैद्युत चुम्बकीय तरंग भी है, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आती है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग भी आपकी आती है, क्या, आपकी प्रकाश तरंग। ठीक है, अब अनुदैर्ध्य तरंगे बात करेंगे तो ध्वनि तरंगे कैसी हैं, आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, जिन तरंगों में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और जिनमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अब देखिएगा सबसे सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा आपके नीले प्रकाश में होती है क्या, ऑप्शन में आपके बैगनी नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है बैगनी प्रकाश में, और सबसे कम जो होती है वो आपके लाल प्रकाश में होती है। तो आंसर क्या होगा, नीला प्रकाश। ठीक है, क्या होगा आंसर, नीला प्रकाश। ठीक है, बाकी फिजिक्स में हम देखेंगे। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में, कोलकाता में, इलाहाबाद में, या क्या है, लोखंडवाला में। ठीक है, लोखंडवाला में कहां पर हुआ था चौरसिया जी का जन्म, तो चौरसिया जी का जन्म तो हुआ था आपके लोकनाथ इलाहाबाद में। कहां हुआ था, इलाहाबाद में जन्म हुआ था चौरसिया जी का। ठीक है, याद रखिए कहां पर जन्म हुआ था, तो भाई चौरसिया जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, आपके इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद का नाम तो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है ना, इतना प्रसिद्ध है, आप किसी भी क्षेत्र में ले लें इलाहाबाद का नाम तो प्रसिद्ध है। तो देखिएगा, आपकी अगर बात करें इलाहाबाद की, इलाहाबाद का एक स्तंभ लेख है जिसे अब हम प्रयाग स्तंभ लेख कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख हम कहते हैं। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख को किसने लिखा, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था इसमें, और इसमें आपके कई राजाओं की जानकारी मिलती है, यानी कि अशोक की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, अशोक की जानकारी मिली, समुद्रगुप्त की जानकारी मिली। उसके बाद अगर बात करेंगे तो देखिएगा अकबर की जानकारी मिलती है, अकबर के सलाहकार बीरबल की भी जानकारी मिलती है, और अकबर के पुत्र जहांगीर की भी जानकारी मिलती है, यानी कि 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। और ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में किन राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता है, किन राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, करेंगे डिटेल चर्चा। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो संबंध है जन्म से, वो कहाँ पर है, आपके इलाहाबाद में है। कोलकाता की बात करेंगे, किस नदी के किनारे है, तो हम कह सकते हैं हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है। और लखनऊ की स्थापना की बात करेंगे तो लखनऊ की स्थापना आसफ उद-दौला ने, और अवध की स्थापना शहादत खान ने करी थी। लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो हम कह सकते हैं लखनऊ गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पुलहर झील से होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के पुलहर झील से आपके गोमती नदी का उद्गम होता है, यानी कि गोमती नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पर है, आपके यहीं पर है। बधाई, बधाई कौन सी विधा है, बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ए और बी दोनों है, उपयुक्त में कोई नहीं। तो बुंदेलखंड का लोक संगीत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात है ये, उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात है आपके। ठीक है,
पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, एक कथन किसका है? तो पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है? कीन्स का है, मार्शल का है, रॉबर्टसन का है, जेबी से का है। तो पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है? आपके ऑप्शन नंबर डी, जीबी से का कथन है। ठीक है, जीबी से का कथन है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लव किसकी आत्मकथा है? ठीक है, सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लॉर्ड कृष्ण एडवाणी या सुचेता कृपलानी? ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? लॉर्ड कृष्ण एडवाणी। ठीक है, लॉर्ड कृष्ण एडवाणी जो है उनकी आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखे आ सकता है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, यानी कि मेरा देश और मेरा जीवन, ये आपके हिंदी में भी आ सकता है, जो ही नहीं इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी ट्रांसलेशन भी इसका आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो कौन थी ऐसी व्यक्ति, ऐसी महिला जो कि विवाहित थी? जयललिता या सुचेता कृपलानी? ए और बी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? देखिएगा, मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री आर्टिकल नंबर 64 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे, आर्टिकल नंबर 164 के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा? मुख्यमंत्री हो सकता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ऐसी कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जो कि जीबी कृपलानी, किससे शादी हुई थी? जीबी कृपलानी की पत्नी थी। जीबी कृपलानी की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की, क्या बोले हम, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस बनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस बनाया जाता है? ठीक है, तो कब बनाया जाता है? आपके 23 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया था? आपके 23 अक्टूबर को बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को, इंपॉर्टेंट है। भारत की अन्य भाषाओं में गजन, बादिया आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या है? जैसे देखिएगा, गजन, बादिया आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का उल्लेख क्या है? तो क्या है आपके? धन्यवाद। क्या करेंगे इसमें हम धन्यवाद करेंगे। बहुत सारी भाषाओं में आप कहते हैं कि भाई गजन हो गया, बादिया आ गया, अली जोहर हो गया, ये सब आपका आता है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान ने हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी थी? तो हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी थी? ठीक है, तो किस वर्ष लड़ी थी? पाकिस्तान की अगर बात हम करेंगे तो पाकिस्तान में पाक शब्द किसने दिया था? तो पाक शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने पाक शब्द दिया था। तो चौधरी रहमत अली ने पाक शब्द दिया था, ये याद रखिएगा। प्रश्न कई बार पूछा गया है। जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो पार्टों में विभाजित हो गया। एक तो पूर्वी पाकिस्तान
दूसरा आपका पश्चिमी पाकिस्तान, दो पार्टों में विभाजित हो गया पाकिस्तान। तो देखिएगा पूर्वी पाकिस्तान को आज हम किस नाम से जानते हैं, तो आज जो पूर्वी पाकिस्तान है इसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश से। यानी कि 1971 से पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। तो पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। और पश्चिमी पाकिस्तान को आज की डेट में हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान से भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, जैसे राजस्थान की सीमा लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, उसके बाद पंजाब की सीमा लगती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से आपके गुजरात की भी सीमा लगती है। यानी कि 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। कितने? 4 भारतीय राज्यों की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। और पाकिस्तान व भारत के अंतर्गत जो रेखा खींची गई है इसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं। रेड क्लिप रेखा कहते हैं। वैसे आपके दो रेखाएं और भी हैं, एलओसी और एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। एलओसी एलएसी आपकी होती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान जब स्वतंत्र हो गया था तो उसमें पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पहले प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री थे। और अगर बात हम करें, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर थे। क्या थे? मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? पहले गवर्नर थे, ठीक है। याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना पहले क्या थे? गवर्नर थे, ठीक ठीक। याद रखिएगा किस वर्ष हुई थी? तो आपके देखिएगा, ठीक है, 1965 में हुई थी। और उसके बाद में 1966 में ताशकंद समझौता भी हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता भी हुआ था, ठीक है। ताशकंद समझौता भी हुआ था 1966 में। तो 1966 में ताशकंद का समझौता भी आपका हुआ था, ठीक। याद रखिएगा ताशकंद समझौता भी हुआ था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नागार्जुन आखिर थे कौन, ठीक है। तो नागार्जुन कौन थे? यूनानी शासक थे, वैदिक ऋषि थे, जैन साधु थे, या बौद्ध दार्शनिक थे? तो नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन थे आपके एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय शुरू किया था? हीनयान। हीनयान संप्रदाय शुरू किया था। अगर मैं बात करूं नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो ये किस शाखा से संबंधित थे? तो ये थे आपके हीनयान शाखा से संबंधित। हीनयान शाखा से संबंधित थे नागार्जुन। इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त था? तो कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। का कनिष्क, यानी कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था कुंडलवन में। क्या? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था कुंडलवन ने। कनिष्क के बारे में क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो हिस्ट्री में कनिष्क को देखेंगे बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से। अभी के लिए इतना सुनिएगा कि एक बौद्धिक दार्शनिक थे, ठीक है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? मैंने जब जब नाम आया होगा मुगल सम्राटों का, तब एक बात तो जरूर बताई होगी कि अनपढ़ वाले मुगल सम्राट को ध्यान से पढ़िएगा। अनपढ़ वाले मुगल सम्राट को ध्यान से पढ़िएगा, ये बात मैंने आपको जरूर बताई होगी, ठीक है। तो देखिएगा कौन सा होगा। अकबर सबके टाइम भी बता रखे हैं, सबका शासनकाल भी बता रखा है, सबका मकबरा भी बता रखा है, कुछ कुछ बातें जो हैं वो भी बता रखी हैं, ठीक है। शाहजहां, चलिए अब क्या कर रहे हैं, आज से एक पॉइंट पकड़ते हैं कि अकबर जैसे हो गया कि शाहजहां हो गया, जो भी ऑप्शन ठीक होगा मुगल बादशाहों से उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, जिससे आपके नोट्स आराम से बन जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कौन सा मुगल बादशाह जो था वो अनपढ़ था। तो कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? आपके अकबर, ठीक है। अब अकबर के बारे में अगर बात करें, अकबर के बारे में अगर बात करें तो 1556 से लेकर 1605 तक सिंहासन था। देखिएगा जब पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो शेरशाह सूरी के संग्रहालय से गिरने के बाद में
हुमायूं की मृत्यु हो गई, जिस पर इतिहासकारों ने बहुत सारे मत दिए और इतिहासकार लेलपुल ने ये बात भी कही थी कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और उसकी लुढ़कते लुढ़कते ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, जैसे ये बात पता चली बैरम खां को, तो अकबर कहां पर थे, तो अकबर थे गुरदासपुर पंजाब के कालानौर में। कहां पर थे, कालानौर में थे। ठीक है, या कलानौर यानी कि पंजाब गुरदासपुर में थे। जैसे ही ये बात पता चली इसको, बैरम खां को, तो हुमायूं के पुत्र जो कि थे आपके अकबर, उनका सिंहासन करा दिया। किस पर सिंहासन करा दिया, ईंटों के सिंहासन पर। ईंटों के सिंहासन पर उनका राज्यभिषेक करा दिया। तो देखिएगा ये भी प्रश्न बनता है कि ईंटों के सिंहासन पर किसका राज्यभिषेक हुआ था, कहां पर हुआ था, कलानौर या कालानौर में हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था, अकबर का। संरक्षक के रूप में कौन खड़ा हो गया, संरक्षक के रूप में खड़ा हो गया बैरम खां। देखिए, जिस प्रकार पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को जिस प्रकार पानीपत का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अगर बात करें तो मुगल सत्ता की नींव रखी गई थी। और जैसे ही अकबर के शासनकाल में पानीपत का दूसरा युद्ध रखा गया, तो मुगल सत्ता की पुनः नींव रख दी गई। मुगल सत्ता की दूसरी बार नींव कब रखी गई, अकबर के समय में। इसीलिए मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहते हैं, लेकिन मुगल वंश का जो भी आपका फाउंडर है, वास्तविक यानी कि रियल फाउंडर है, वो कौन है, आपके अकबर। लेकिन अकबर तो बिल्कुल अनपढ़ थे। ठीक है, बैरम का संरक्षक के रूप में जैसे ही बैठा, वैसे ही आपके 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर का संरक्षक कौन, बैरम खां। और किसके मध्य हुआ था, वह व्यक्ति जो एक भी लड़ाई नहीं लड़ा, अपने जीवन काल में 22 लड़ाई लड़ा था। यूसुफ आदिल शाह का सेनापति था विक्रमादित्य हेमू। ठीक है, अपने जीवन काल में 22 लड़ाई लड़ा था, लेकिन कोई भी लड़ाई नहीं हारा। अब आपके पानीपत के दूसरे युद्ध में लड़ाई हार गया। क्या हुआ, पानीपत के दूसरे युद्ध में लड़ाई हार गया था। तो जैसे ही सत्ता पर बैठे और पानीपत का दूसरा युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी अकबर ने। मनसबदारी प्रथा की अकबर ने शुरुआत की थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा। अब मनसबदारी प्रथा क्या थी, सरकारी नौकरी थी। देखिएगा आज भी मनसबदारी प्रथा किस पे आधारित थी, दशमलव सिस्टम पर, यानी कि डेसिमल सिस्टम पर आधारित थी। तो डेसिमल सिस्टम पर आधारित थी आपके मनसबदारी प्रथा। ठीक है, तो देखिएगा आज भी अगर आपकी सैलरी आती होगी तो सैलरी कभी फिक्स रुपए में नहीं आएगी। सैलरी हमेशा कैसी आएगी, मान लीजिएगा 12,335.89 इस प्रकार से सैलरी आएगी। तो इसी को बोलते हैं दशमलव पद्धति पर आधारित है। यानी कि पहले की रीति रिवाज आज भी चल रहे हैं। आज भी सरकारी नौकरी चल रही थी, पहले मनसबदारी उसको हम कहते थे अकबर के समय में। ठीक है, अब मनसबदारी की जो प्रथा ली थी वो कहां से ली थी, किस देश से ग्रहण की थी, तो मंगोलिया से ग्रहण की थी। मंगोलिया से ग्रहण की थी। ठीक है, उसके बाद में अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी थी। किस धर्म की, दीन इलाही धर्म की। 1564 में तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया था और 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया। इबादत खाने का निर्माण कराया। गुजरात विजय के बाद में इसका निर्माण कराया, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ठीक है, बुलंद दरवाजे। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए अकबर के बारे में। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। पूरी क्लास में तो हम देखेंगे ही अकबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था। कुछ वर्ष पहले किस देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था। ठीक है, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, अफगानिस्तान या मालदीव ने। देखिएगा बांग्लादेश भी सीमा बनाता है किसके साथ में, भारत के साथ में। तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, देखिएगा सबसे लंबी सीमा साझा करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, यानी कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अगर नेपाल की बात करेंगे तो देखिएगा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के बाद बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, सॉरी
आपके उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, बिहार के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, और आपके सिक्किम के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो आपके जम्मू एंड कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, जम्मू और कश्मीर के साथ सीमा, तो सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मालदीव हमारे साथ में सीमा नहीं बनाता है, तो किस देश ने कुछ साल पहले चेंज कर दिए, नेपाल ने चेंज कर दिए, ठीक है। नेपाल, नेपाल देखिएगा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश सीमा बना रहा है ना, तो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जैसे सिद्धार्थनगर हो गया आपका, ठीक है, नेपाल उत्तर प्रदेश के, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती के साथ सीमा बनाता है, महाराजगंज, महाराजगंज के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। महाराजगंज के बाद अगर बात करेंगे तो बलरामपुर के साथ सीमा बनाता है, बलरामपुर के साथ में बहराइच के साथ सीमा बना रहा है, किसके साथ में, बहराइच के साथ में। उसके बाद पीलीभीत के साथ भी सीमा बनाता है, पीलीभीत, पीलीभीत के बाद अगर बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी के साथ सीमा बनाता है, लखीमपुर खीरी के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, लखीमपुर खीरी के साथ सीमा बनाता है। तो देखिएगा 7 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की सीमा है जिलों के साथ में, तो आपके उत्तर प्रदेश के 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ओवरऑल भारत के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है, तो 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक भी है, ठीक है। उत्तर उत्तर बस पिंचरवा, उत्तर उत्तर बस पिंचरवा, ये भारत के साथ बनाता है, ठीक है, भोजपुरी भाषा में उत्तर उत्तर बस पिंचरवा, ठीक है। कह रहे हैं ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी का नाम दिया गया, कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है भाई विक्टोरिया पार्क, आपके मेरठ शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है, आपके मेरठ शहर में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि बरहामीर की कीर्ति पंच सिद्धांत का संबंधित है, किससे संबंधित है, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र से गलत है, खगोलीय पद्धति से ये बिल्कुल ठीक है। किससे संबंधित है, आपके एस्ट्रोनॉमिकल पद्धति यानी कि सिस्टम से, ये तो आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। बरहामीर की जो कीर्ति है पंच सिद्धांत का, किससे संबंधित है। इससे एक प्रश्न और भी पता चला है कि जो पंचतंत्र का, पंच सिद्धांत का जो पुस्तक है वो किसकी, आपकी बरहामीर की है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। टॉलमी एक प्रसिद्ध लेखक, टॉलमी क्या है, एक प्रसिद्ध लेखक ने दक्कन में कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों का उल्लेख किया है, उनमें से पश्चिम दक्कन के सातवाहनों का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। सातवाहन की अगर बात करेंगे तो सातवाहन का संस्थापक कौन था, सिमुक, सिमुक सातवाहन का संस्थापक था, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, आपका कल्याणी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लास्ट ईयर आपके पेपर में पूछा गया था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत को ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना कहा गया, किसने करी थी, नेवल थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ज्वार की परिकल्पना या सुपरसोनिक, क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी कहा गया। हिंदी में अगर बोलें तो महाविस्फोट का सिद्धांत कहा गया, महाविस्फोट का सिद्धांत कहा गया, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया। और महाविस्फोट सिद्धांत किसे कहते हैं, तो जॉर्ज लेमेत्रे को कहते हैं, लेमेत्रे को कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। तो जॉर्ज लेमेत्रे को महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, क्या कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, पृथ्वी की क्या होगी, आपकी उत्पत्ति, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है नेक्स्ट हमारा, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है। तो कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला है 2011 की जनगणना के अनुसार, फेनी तमिलनाडु, थाणे महाराष्ट्र,
चूरा राजस्थान या गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, कौन सा होगा आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे आबादी वाला जिला, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अप्रत्यक्ष कर एक प्रतिगामी कर है क्यों कहा जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर एक प्रतिगामी कर क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कर की अगर बात करेंगे तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, और एक हमारे पास में होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। दो प्रकार के कर होते हैं। कितने प्रकार के कर होते हैं? दो प्रकार के। अब देखिएगा, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है, जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी से वसूला गया, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। किसी व्यक्ति पर लगाया गया, किसी से वसूला गया, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो आयकर, यानी कि आय पर लगने वाला कर क्या होता है? आयकर कहलाता है। संपत्ति, ठीक है, संपत्ति हमारी है, कर कौन लगाता है? सरकार लगाती है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, अब देखिएगा, अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि प्रत्येक वर्ष अप्रत्यक्ष कर घटा रहा है, सॉरी, प्रत्येक वर्ष अप्रत्यक्ष कर आधार घटा रहा है और छोटा हो रहा है, गलत है। क्योंकि यह आयकर जो व्यक्ति की आय पर आधारित होता है और इससे इतर सभी पर समान रूप से लागू होता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यह आयकर जो व्यक्ति की आय पर आधारित होता है और इतर सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि यह आमतौर पर केवल उन व्यवसायों पर लागू होता है जिनके पास राज्य से भौतिक ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष अप्रत्यक्ष कर का आधार बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सब गलत है। ठीक है, आप भी समझ चुके होंगे कि दूसरा ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ठीक आंसर है इसका। अत्यधिक वर्कआउट करने के दौरान कौन सा एसिड बनता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर वर्कआउट करोगे तो कौन सा एसिड बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फार्मिक एसिड? फार्मिक एसिड की अगर बात करेंगे तो चींटी के डंक में, चींटी या मधुमक्खी, चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है, फार्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फार्मिक। ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? जैसे टमाटर हो गया आपके, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड यानी कि दूध में होता है। कौन से में? दूध में आपका होता है। ठीक है, दूध में लैक्टिक एसिड। लेकिन अत्यधिक वर्कआउट करने के दौरान कौन सा एसिड बनता है? तब भी आपके कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। कैसे बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। अत्यधिक अगर ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे तो हमारे शरीर में जमा हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड जमा हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। कह रहे शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शायद ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं कि जो सबसे मीठी शर्करा होती है उसी को शहद का प्रमुख घटक कहते हैं। कौन सी होती है? फ्रुक्टोज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको शायद करा चुका हूं इससे पहले। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, कैलब्य किसका अर्थ है? तो कैलब्य क्या होता है? कैलब्य दूसरों को शिक्षा देना, बिल्कुल गलत है। दूसरों का अनुसरण करना, ये भी गलत है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। कैलब्य भी बोल सकते हैं, जिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिन। जिन मतलब होता है विजेता। तो विजेता क्या होता है? इंद्रियों को बस में करने वाला क्या कहलाता है? विजेता कहलाता है। और कैलब्य क्या कहलाता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कहते हैं? इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना कहलाता है आपका। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है हमसे? कह रहा विटामिन शब्द का जनक कौन है? मैं आपको बता चुका हूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में बताया, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में बताया, यानी कि जहां जहां देखोगे वहां वहां बताया है कि विटामिन विटामिन विटामिन। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। ठीक है, एम डेविस, कैसिमर फंक। क्या आंसर होगा? कैसिमर फंक। मैंने आपसे क्या कहा? लगातार क्लास को देखिएगा। लगातार का मतलब है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है और लगातार अगर क्लास को देखते जा रहे हैं तो बिल्कुल फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए विटामिन की अगर बात करेंगे
तो विटामिन का जनक कौन है? कैल्शियम है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में होते हैं और एक आपके वसा में होते हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। क्या होता है? बी और सी, ए, डी, ई और के होते हैं आपके। ठीक है, ए आपके कहां पर होते हैं? ए आपके होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, तो विटामिन, जितने भी विटामिन है सभी का केमिकल नेम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन सी देखिएगा सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। जैसे विटामिन सी की अगर बात करें तो देखिएगा नींबू में विटामिन सी सबसे ज्यादा है, आंवला में भी आपके विटामिन सी होता है। ठीक है, और आपके संतरा में भी क्या होता है? विटामिन सी होता है। सबसे ज्यादा पेपर यही से आता है। ठीक है, कौन सा एसिड होता है इन तीनों में? तो इन तीनों में एसिड होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड होता है आपका। ठीक है, सीट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 29 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 30 है आपका कि निम्न किसने अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की थी? हैजी ने, अबुल फजल ने, या बदाऊनी ने, या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अकबर की पुस्तक का क्या नाम था? अकबरनामा। अकबर की पुस्तक का नाम था अकबरनामा, और अकबरनामा जो थी वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल तो इससे रिलेट हो गए, तो आलोचना कैसे कर सकते थे? आलोचना कर ही नहीं सकते थे। बदाऊनी ने क्या करा अकबर के समय में? बदाऊनी ने क्या करा? अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद करा था। अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद करा था, और महाभारत को एक नाम दिया था जिसे कहते हैं रज्जनामा। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत को पहले हम जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे? महाभारत को पहले जय संहिता कहते थे महाभारत को। ठीक है, तो बदाऊनी ने महाभारत का अकबर के समय में आपने फारसी भाषा में अनुवाद किया। एक किसका शब्द है? आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका शब्द था? फारसी भाषा। क्योंकि मुगल दरबार की भाषा क्या थी? तो मुगल दरबार की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? आपकी फारसी। तो मुगल दरबार की दरबारी भाषा थी फारसी। ठीक है, तो किसने करा था? तो बदाऊनी ने ही किया था। आलोचना किसने करी? बदाऊनी ने ही आलोचना करी थी धार्मिक नीतियों की। ठीक है, किसने करी थी? बदाऊनी ने ही करी थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो देखिएगा हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी में। ठीक है, हम्पी को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1986 में विश्व विरासत सूची में हम्पी को शामिल किया गया था। विश्व विरासत सूची यानी कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल किया गया था हम्पी को। तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं, ठीक है, किसकी सूची है? आपकी यूनेस्को की। यूनेस्को की अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके पेरिस। पेरिस यानी कि फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अभी आपके 42 स्थल शामिल हैं। कितने? 42। ठीक है, कितने स्थल शामिल है? 42 स्थल शामिल है। करंट अफेयर्स में इसको एक एक पॉइंट को देखेंगे, जो 42 स्थल हैं उनको कैसे। और अगर आपको 40 स्थल चाहिए हैं, आपको 40 स्थल अगर देखने हैं तो यहीं पर आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर चेक करिएगा तो आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें होगा विश्व विरासत सूची के स्थल। ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, स्टैटिक में मैंने आपको पढ़ाया। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर व बुक्का ने की थी 1336 में। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कराया था? तो झील का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? ठीक है, किस शासक ने? अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, चोल सबसे प्रतापी शासक था राजेंद्र चोल, उसने चोल झील का निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें कि मनुष्य के शरीर में के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? देखिए, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं
उसका निर्माण कहां पर होता है? आरबीसी में। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ठीक है, तो बोन मैरो को कहते हैं। ठीक है, देखिएगा लिम्फोसाइट्स का निर्माण आरबीसी में होता है और लिम्फोसाइट्स का निर्माण किस में होता है? तो बोन मैरो में होता है। अब बोन मैरो क्या होती है? हमारी अस्थि मज्जा होती है। क्या होती है? अस्थि मज्जा होती है, आरबीसी। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स किसे होते हैं? आरबीसी में होते हैं, अस्थि मज्जा होती है आपकी। ठीक है, एक रक्त के बारे में कल मैंने बताया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि सबसे पहली ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपके पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ठीक है, क्या है? पैनक्रियाज अग्नाशय। टेलम लेटलम कैनियन भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपके झील? ठीक है, किस राज्य में है? आपके मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, बल्लाहनर का प्रश्न है तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में त्रिशूल पर्वत शिखर स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा पर्वत शिखर है आपके? कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत है आपके सिक्किम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में नंदा देवी है आपके उत्तराखंड में। नंदा देवी कहां पर है? आपके उत्तराखंड में, जो पूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। पूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी। और अगर यहीं पर अगर मैं बात करूंगा आपसे कि कंचनजंगा क्या है, तो देखिएगा कंचनजंगा की बात करेंगे तो सिक्किम में है कंचनजंगा। कहां पर है? आपके सिक्किम में है। और सिक्किम के साथ में नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो कहां पर है? आपके नेपाल में भी है, यानी कि सिक्किम के साथ में बाउंड्री लाइन शेयर जो करता है, कहां पर करता है? आपके नेपाल में भी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। ठीक है, तो सिक्किम के साथ कहां पर है? नेपाल में है। तो देखिएगा पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं हुई। पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं हुई क्योंकि अधिकृत हो गई। उसके बाद आप लोग कहते हैं K2 या गार्डविन ऑस्टिन, K2 कहें या गॉडविन ऑस्टिन कहें, तो ये भी तो भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है आपके। ठीक है, एक किस श्रेणी में है? तो आपके कह सकते हैं भारत अधिकृत पाक में है। भारत अधिकृत पाक में आती है, तो ये भी तो भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं हुई ना। अब प्रश्न बनता है कि भारत की पूर्ण रूप से सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो भारत की पूर्ण रूप से सबसे ऊंची जो चोटी होगी उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे नंदा देवी। कौन से शिखर की बात करेंगे? तो भाई उसे हम कहेंगे नंदा देवी, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी होगी। राइट, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो आपके नंदा देवी शिखर पर होगी। यानी कि ये तो होगी, लेकिन ये कहां पर है? आपके भारत और पाकिस्तान के पार्टों पर है। ठीक है, नेपाल के पार्टों पर ये है, सिक्किम के पार्टों पर ये है, यानी कि नेपाल की सीमा सिक्किम से लगती है और पाकिस्तान से मैंने अभी आपको बताया पंजाब की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगेगी? पंजाब की लगेगी, गुजरात की लगेगी। ठीक है, यानी कि पंजाब की लग रही है, गुजरात की लग रही है और आपके राजस्थान की सीमा लगती है। किसकी सीमा लगेगी? राजस्थान की सीमा लगती है। और आप देखिएगा अभी मैंने आपको बताया, और किसकी सीमा लगेगी? आपकी जम्मू कश्मीर की। किसकी सीमा लगेगी? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो ये पूरी तरह से अगर पूर्ण रूप में भारत में चोटी पूछी जाए तो आपकी क्या होगी? तो पूरी तरह से जो चोटी होगी वो क्या होगी? आपके नंदा देवी होगी। क्वेश्चन ये है कि हमारा त्रिशूल जो शिखर है, पर्वत शिखर है, वो कहां पर है? तो वो आपके कहां पर है? उत्तराखंड में है। त्रिशूल पर्वत श्रृंखला कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया गया? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया गया। तो देखिएगा सब अधिनियम है 1909, 1919, 1992, 1961। पहली बात तो जितने भी अधिनियम लिखे हुए हैं इन सभी के समय आप समझिएगा गवर्नर जनरल, वायसराय जो भी रहे हो वो आपको याद करना है। पहली बात तो यहाँ पर है। ठीक है, तो किस अधिनियम में भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव लागू किए गए थे? ठीक है, तो देखिएगा प्रत्यक्ष चुनाव लागू किए गए थे किस सदन में? भारत शासन अधिनियम के तहत अगर बात करेंगे 1919। कौन सा आंसर सही होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित किए गए थे। किसके तहत? 1919 के तहत ये मामले स्थापित किए गए थे। इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे, यानी कि इनका जो शासन टाइम है वो 1916 से लेकर 1921 है। 1916 से लेकर क्या 1921 तक है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासन टाइम। ठीक है, इन्हीं के समय में सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव लागू किए गए थे। प्रश्न आपसे आधा आधा भी पूछा जा सकता है कि द्विसदनीय व्यवस्था जो किसके समय में आई थी और प्रत्यक्ष चुनाव किसके समय में आए थे, ये दोनों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जब आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर तो आपका एक ही होगा। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट भी हुए थे, जैसे अगर कहें तो 1919 में आपके जलियांवाला बाग आ गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग आ गया था। इससे पहले 1919 में ही हो गया था आपका रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट आ गया था। ठीक है, क्या हुआ, रोलेक्ट एक्ट आपके आ गया था। ठीक है, यहां से आपका रोलेक्ट एक्ट आ गया था। 1919 में ही आपके खिलाफत आंदोलन भी आ गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भी आ चुका था। तो ऐसे याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यही आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे भी। ठीक है, यही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होंगे। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस बनाते हैं 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी एक्ट कब बनाया जाता है, कि कब एक्ट लागू किया गया, तो भारत के संविधान में 2002 में आया भारत के द्वारा। ठीक है, इसमें रक्षित जैव मंडल होता है, प्राणी उद्यान आपके नहीं होता है, ये आपके दोनों होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी होते हैं, अभ्यारण्य भी होते हैं। तो जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं, 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कब बनाते हैं, 22 मई को। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने क्षेत्र शामिल होते हैं, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपके उद्योगों पर आधारित थी। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित थी, यानी कि 1956 से लेके 1961 तक चली थी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने क्षेत्र होते हैं, 2, 4, 8 और 9, जो भी आपको ठीक लगे उसमें आप बताइएगा तब तक। ठीक है, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो पीसी महालानोबिस, पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर में बताया है, प्रैक्टिस सेट नंबर शायद 4 या 5 में मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, तो कितने क्षेत्रों में है आपके, 8 क्षेत्रों में है। कितने क्षेत्रों में है आपके, 8 क्षेत्रों में है, याद रखिएगा। ठीक है, कितने क्षेत्रों में है, 8 क्षेत्रों में है। प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि कौन सा नहीं है, प्रश्न ये भी पूछा सकता है कौन सा नहीं है। तो आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिएगा कि आपको यही बताना है, क्या बताना है होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क में ये बताना है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो 8 क्षेत्र होते हैं, जो 8 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, इनको कहते हैं कोर सेक्टर। क्या कहते हैं इनको हम, कोर सेक्टर के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो भाई कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन हमारे 38 हैं, क्वेश्चनों की समाप्ति हमारे हो चुकी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके 38 हैं, ठीक है, देखिएगा आरओ में आप डिटेल पार्ट में साइंस पढ़ सकते हैं, संविधान को पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, सबके पार्टों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर जगह आप फॉलो कर लें। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के साथ में। आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को भी समाप्त कर दिया। इसी प्रकार डेली रूटीन पर आपके समक्ष क्लासें प्रस्तुत होती रहेंगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।